भारतीय संसद में एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। एक तरफ लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का। तो चलिए इस ऐतिहासिक कदम के संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं को गहराई से समझते हैं। ये विषय खासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो यूपीएससी और जीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम जानेंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा है, महिला आरक्षण के मुख्य प्रावधान क्या हैं, इसे लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी, इसमें परिसीमन की क्या भूमिका है और ये आरक्षण आखिर कब तक लागू रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। क्या हम वाकई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार देखने जा रहे हैं? आजकल ये जो 85 सीटों की संख्या चर्चा में है, इसका सीधा कनेक्शन महिला आरक्षण बिल से है। अब सवाल ये है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। आइए इसी को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, बल्कि सदन के आकार में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसका एक मतलब ये भी होगा कि हर सांसद पहले के मुकाबले कम आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे शायद शासन और बेहतर हो सके। तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी को समझिए। असल में प्लान ये है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए नई सीटें ही बना दी जाएं। इससे होगा ये कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें अपनी सीट खोने का डर नहीं रहेगा, और जाहिर है इससे बिल के लिए राजनीतिक सहमति बनाना काफी आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस महिला आरक्षण बिल के मुख्य प्रावधानों की। चलिए इसकी डिटेल्स में चलते हैं। 33%। जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर जो भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी लाने का वादा करता है। इसमें कुछ बातें बहुत अहम हैं। पहली, ये 33% आरक्षण सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू होगा। दूसरी बात, सीटें रोटेशन के आधार पर आरक्षित होंगी, मतलब कोई भी सीट हमेशा के लिए रिजर्व नहीं रहेगी। और तीसरी जरूरी बात यह है कि एससी और एसटी समुदायों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उनके अंदर भी 33% का कोटा एससी और एसटी महिलाओं के लिए होगा। अब इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए जाहिर है संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस तरह के संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इस पूरे बदलाव का जो कानूनी आधार है वो है संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन। यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा और सीटों की संख्या कितनी होगी। तो नया प्रस्तावित ढांचा कुछ ऐसा दिखेगा। राज्यों के लिए अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35। ये मौजूदा सीमा से एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे भविष्य में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात, ये कानून पास होते ही तुरंत लागू नहीं हो जाएगा। इसका लागू होना एक काफी जटिल प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसे हम परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। तो ये परिसीमन आखिर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। जैसे जैसे आबादी बढ़ती या घटती है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर वोट का मूल्य लगभग बराबर हो, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नई जनगणना के आधार पर फिर से तय किया जाता है। तो इसे लागू करने का पूरा रोड मैप बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, अगली जनगणना यानी सेंसस पूरी होगी। स्टेप 2, उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करेगा। और आखिर में स्टेप 3, इस नए परिसीमन के आधार पर ही महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। अब यहाँ एक पेच है, क्योंकि 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से अब तक हुई नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में समय लगेगा, और यही कारण है कि ज्यादातर विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये आरक्षण 2029 के आम चुनावों से पहले लागू नहीं हो पाएगा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आरक्षण हमेशा के लिए होगा? चलिए इस कानून की समय सीमा को भी समझ लेते हैं। 15 साल। जी हां, प्रस्ताव के मुताबिक ये आरक्षण शुरुआत में 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा। इसे एक तरह के अस्थायी उपाय के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को एक किकस्टार्ट देना है। इस 15 साल की अवधि को सनसेट क्लॉज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 15 साल के बाद ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ,
अगर उस समय संसद को लगता है कि इसे जारी रखने की जरूरत है, तो वो इसकी समीक्षा करके इसे आगे बढ़ाने के लिए एक नया कानून पास कर सकती है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पे आते हैं। संसद का ये विस्तार और महिलाओं के लिए आरक्षण, ये दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को कैसे आकार देंगे? क्या ये कदम हमारे लोकतंत्र को वाकई और ज्यादा समावेशी और प्रतिनिधि बनाएगा, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब ही आने वाले दशक में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे।